जय हिंद सभी को। देखो यार, एनडीए का पेपर अगर दिया होगा आपने तो ऐसे क्वेश्चन पक्का मिले होंगे, पक्का मिले होंगे। और इन क्वेश्चन को आज कितनी आसानी से करेंगे देखना। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इनको सुसटाक तरीके से करेंगे। ओके, चलो मूविंग अहेड। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता देते हैं कि हम लोग ये सीरीज में छोटे छोटे जीएटी के टॉपिक को उठाएंगे। जीएटी के छोटे छोटे टॉपिक को उठाएंगे और एक बार में पूरा पूरा उसे फिनिश कर देंगे, समझे? ऑन द टारगेट। जितना इम्पोर्टेंट उतना बताएंगे, उतना पढ़ेंगे, पेपर में जो आता है उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा पूरा निपटाएंगे। ठीक है, चल मूविंग अहेड। तो आज का टॉपिक हम लोगों का ऐसा है, बस आपको 15 से 20 मिनट देने हैं हमें, देखना फिर क्लियर हो जाता है। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन। ओके, इसमें हम लोग सेटेलाइट नहीं करेंगे, याद रखना। ओके, केपलर लॉ को भी कर लेंगे, चलो केपलर को कर लेंगे, सेटेलाइट अगर देखेंगे। ओके, बेसिक ग्रेविटेशन क्या होता है देखो, आप समझो। सबसे पहले न्यूटन साहब आते हैं। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों के अर्थ है। ओके, ड्राइंग पे ना जाना, बहुत अच्छी है मेरी ड्राइंग। ओके, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से ऊपर जाता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, एक फोर्स लगाती है। ऐसा नहीं है कि दूर भी फेंकेगी, नहीं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो सकता है हम हो, एप्पल हो सकता है कि कल कोई कोई प्लेनेट हो सकता है कि कल को मेटेओर्स हो, कोई कुछ भी हो सकता है। बट अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स का नाम दिया गया ग्रेविटी। मन में आ रहा होगा ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है, तो समझो। ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स बाई अर्थ। जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसे ग्रेविटी बोलते हैं। बाकी दूसरे लगाएंगे, सन या फिर जुपिटर कोई और फोर्स लगाएगा तो उसे हम लोग ग्रेविटेशन ही बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, पर ग्रेविटी नहीं बोलेंगे। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ के लिए आता है। बट अभी हमें कुछ समझे में नहीं है ग्रेविटेशनल। अभी आपने यहाँ पर फोर्स बोल दिया तो हमने कहा वही तो हम बोल रहे हैं भाई, फोर्स ही तो लगाती है। समझाते हैं फिर से, देखो। न्यूटन साहब ने असल में ये कहा था कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। ओके, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, जिनके पास मास है, इसके पास भी मास होना जरूरी है, मतलब मैटर होना चाहिए वो, है ना। मास है तो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और कितना फोर्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे फोर्स, इक्वल फोर्स, बट अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब सोच रहे होगे अपोजिट डायरेक्शन, अरे यार ये तो सिंपल सी बात है ना, सोचो। ये अट्रैक्ट करना तो ये वाला बंदा इसको इधर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी फोर्स का डायरेक्शन किधर, ये इसका फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो ये अपोजिट हो गए ना, हो गया ना। ठीक है, अब ये बात अभी तो हमने बंदा बंदी, लड़का लड़की, हो सकता है कोई जानवर के ऊपर भी हम लगा दें। ये हम नहीं लगा रहे, ये न्यूटन साहब ही लगा गए, देखो मेरे ऊपर ना लगा देना, है ना, ना कह देना हमसे। न्यूटन साहब ने कहा कल को यही चीज अर्थ पे जब लागू होगी, कल को यही चीज जब अर्थ पे लागू होगी, क्योंकि देखो अर्थ बहुत बड़ी है और उसका मास भी बहुत ज्यादा है, और ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है। अब देखो फोर्स तो यहाँ पर एक लोग की तो बात हो नहीं रही, दो लोगों की बात हो रही है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। अगर हमने किसी को अट्रैक्ट किया, पर अर्थ ने किसी को अट्रैक्ट किया, हम क्यों करें? अर्थ अर्थ ने किसी को अट्रैक्ट किया, तो किसी जो दूसरा है उसकी भी तो बात होगी, किसको किया, रैंडम तो किसी किया नहीं होगा। हर एक को अट्रैक्ट करता है, हर एक के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। बट जो सामने बॉडी है उसका भी तो मास काउंट होगा।
उसके मास और इनके मास, दोनों के मास के ऊपर फोर्स हमारा डिपेंड होता है। और फोर्स जो होता है, यही फोर्स कौन वाला, अट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, यही फोर्स जो होता है वो दूरी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप समझो, ये तो यार कॉमन सी चीज है, हम कोई नई चीज नहीं बता रहे। सोचो, रियल लाइफ में हमने क्या कहा, फिजिक्स मैथ रियल लाइफ में भी लगती है, देखना। बताओ, दूरी बढ़ने से फोर्स कम होता है। अरे नॉर्मल सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स, अभी हम कुछ, अट्रैक्शन कम होता है ना दूरी बढ़ने से भाई। अगर क्लोजनेस होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, दूरी बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। वही अट्रैक्शन फोर्स भी है ये भी। तो दूरी मतलब ये आर है, जो डिस्टेंस है दोनों बीच में, ये जो आर है वो डिस्टेंस है दोनों बीच में। मान लो यहाँ पर एक अर्थ, ये अर्थ है और ये मून है। अभी मान लो इनके ऊपर ये फोर्स, अर्थ के ऊपर ये फोर्स लगा रहा है F1, इधर मून, और ये अर्थ अपनी तरफ इसको खींच रही है F2 फोर्स से। ठीक है, ठीक है, चलो नॉर्मल बात। अगर मान लो इनके ऊपर डिस्टेंस, ये यहाँ पर मून आ जाए और अर्थ यहीं पर अभी रहे, अर्थ यहीं पर अभी रहे, और ये मून यहाँ पर आ जाए, तो जो फोर्स होगा वो पहले मुकाबले कम हो जाएगा। भाई डिस्टेंस क्या, पहले यहाँ पर डिस्टेंस थी मान लो 5 मीटर, जो कि है नहीं, और अब हो गई ये 10 मीटर, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो इन सभी बातों को समराइज करते हुए, इन सभी बातों को समराइज करते हुए एक बात निकाली गई, एक बात निकालते हैं कि फोर्स जो होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, जी, या फिर फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा आता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। समझे नहीं, हम समझाते हैं ना। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। याद करो, हमने एक इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर दिया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो फिर एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट ये है, देखो ये जी, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, या फिर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये कैपिटल जी होता है, स्मॉल जी नहीं, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। यूनिट के साथ याद कर लो, ओके। चलो, एम ये मास है एक बॉडी का, ये एम है दूसरी बॉडी का। मान लो ये M1 मास है अर्थ का, M2 मास है मून का, और आर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। खत्म, अभी तक समझ गए, ठीक है। इतनी चीज थी। अब सोचो जरा, हमने कहा दो बॉडी है ये, होल्ड 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 होल्ड। तो इसका मास m है, m नहीं m1, और इसका मास m2 है, ठीक। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, तो कितना लगाएगी, वो फोर्स की क्वांटिटी जो होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता, आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर ये वाली बॉडी, ये जो ये 1 है ये 2 है, ठीक, ये वाली बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो कितना आएगा, वो भी नहीं आएगा भाई। क्यों, जी आएगा, आएगा, आर का स्क्वायर आएगा, आएगा, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा वो आएगा, और जो बॉडी लगा रही फोर्स वो भी आएगा। तो भाई दोनों की फोर्स तो इक्वल होते हैं, बट अपोजिट नेचर में होंगे। ये इधर लगाएगा, अगर इस ये लगा रहा है तो अपनी तरफ लगाएगा, और ये लगा रहा है तो अपनी तरफ लगाएगा। अट्रैक्शन का मतलब ये अपनी तरफ होता है, समझे। हाँ, इसी वजह देखो, चंदा मामा जो है वो अर्थ के आसपास ऐसे घूमते रहते, घूमते रहते। अगर यहाँ अर्थ है तो अर्थ के आसपास घूमते रहते, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, उसका फोर्स भी ज्यादा होगा भाई, तो वो आसपास घूमते रहते हैं, समझे। चलो, और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो फिर अभी बता देंगे, अभी हमने बेसिक बेसिक चीजें बता दी हैं। ओके, ठीक है, चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ पर है। हाँ, ये रहा, क्या हुआ था, दो क्वेश्चन इसके हैं, चलो एक ही क्वेश्चन इसको रखते हैं अभी, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज दे आर टू प्लैनेट्स, देयर आर टू प्लैनेट्स, वन एंड टू, ओके, वन एंड टू,
हैविंग द सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, देयर रेडियस R1 एंड R2 है। ओके, वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 मतलब रेडियस, R1 ग्रेटेड है R2 से, रेडियस एक की ज्यादा है दूसरे से कम है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, इसको जी हम बोलते हैं, स्मॉल जी, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पता है आर ये होती रेडियस ऑफ प्लेनेट जिसकी भी पूछी गई है। ओके, ये बोलते हैं हम लोग इसको, एम को, मास ऑफ डेड प्लेनेट, जिस प्लेनेट की बात हो रही है। ओके, ठीक है। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा यहाँ पर उसने डेंसिटी की बात की, जब ये क्वेश्चन आया था तब सभी ने बहुत ये मतलब मोस्टली गलत किया था। ये डेंसिटी की बात कर रहा, तो यहाँ पर हमें डेंसिटी के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो जी हमारा वैसे ही है, ठीक है, जी ये वाला भी वैसे ही रहेगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो वही रहेगा। अगर मास की जगह रखना चाहें तो हम डेंसिटी और वॉल्यूम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है ये स्पेयर शेप का था, तो स्पेयर का मतलब पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या होती है, रेडियस होती है, और ये भी रेडियस, तो आर की पावर 2 से आर की पावर 3 जाएगा तो एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो जब डेंसिटी की बात होती है तो हमारा फॉर्मूला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है, ये हमारा जी डी मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, ये आ जाता है फॉर्मूला एट लास्ट। ओके, आप देखो, अब हमारा जब डेंसिटी की बात होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, रेडियस के, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा। आप समझे, समझे, इतना था इसमें कॉन्सेप्ट। अगर 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 ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका ग्रेविटेशन फोर्स कम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, तो फिर हमारा क्वेश्चन ये लगता, आंसर ये मारते और गलत हो जाता। ये वाला कॉन्सेप्ट था भाई, याद रखना। ओके, चलो दूसरा वाला, द सन इज सीन लिटिल बिफोर द इट राइजेज एंड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल इट पासेज। भाई देखो, इसका तो अभी रिफ्रैक्शन आंसर है, बट ये एक साथ क्वेश्चन आए तो हमें लगता है हमने उसी लिए डाल दिया, इसका अभी जब हम लोग वो वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम बता देंगे उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब इसमें क्वेश्चन है, प्लेनेट हैज अ मास ऑफ m1 एंड रेडियस r1, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस g1, ठीक है। देयर इज अनदर प्लेनेट टू हुज मास एंड रेडियस बोथ आर 2 टाइम्स ऑफ द प्लेनेट। अब देखो, ठीक है ठीक है, हम समझ गए क्वेश्चन क्या है, दूसरे की ग्रेविटी ऑन ऑन द सरफेस, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं बात कर रहा है, तो चलो निकालते हैं भाई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इक्वल टू, मान लो इसको हमने जी वन ले रहे हैं क्योंकि प्लेनेट m1 r1 और प्लेनेट वन है, तो हम जी वन ले रहे हैं, जी m1 अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लेनेट टू की बात करेंगे तो जी टू की बात होगी, इसका क्या होगा, जी m2 अपॉन r2 का स्क्वायर। बट क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारा जी है वो तो वैसे ही है, बट इसका जो मास है, प्लेनेट टू का जो मास है, क्या कहा, देयर इज अनदर प्लेनेट टू हुज मास एंड रेडियस, जिसका मास और रेडियस, ओके, जिसका मास और रेडियस क्या है, दोनों टू टू टाइम्स है किसके, फर्स्ट प्लेनेट के। तो फर्स्ट प्लेनेट का मास क्या था, m1, ठीक, उसका मास लग लो 2m1 हो जाएगा, इसका मास 2 टाइम्स ऑफ m1 हो जाएगा, और इसकी जो ग्रेविटी रेडियस हो जाएगी वो भी 2r1 का स्क्वायर हो जाएगी, r2 क्या हो जाएगा, 2r1 का स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर देना है, देखो जी तो वही रहेगा, 2m1 वही रहेगा अपॉन में 2 इंटू, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 इंटू r1 का स्क्वायर, इससे इसे काटो 2 बचेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल जी m1 अपॉन 2r1 का स्क्वायर। ये ओवरऑल देखो इतना, ये इतना 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 पार्ट, ये इतना पार्ट का जी है, जो जीवन जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, तो क्या हम इसको जी1 लिख दें, अपॉन में 2 लिख सकते हैं, और इक्वल में हमारा जी2 तो था, बस सॉल्व हो गया, देख लो। तो ये हमारा जी2 कितना आ रहा है, जी1 का हाफ, जी1 अपॉन 2 आ रहा है। जी2 जो बाद वाले का प्लेनेट का ग्रेविटी पूछी है वो जी2 ही तो है,
G2 यहाँ पर भी G2 और यहाँ पर भी G2 G1 का हाफ आ गया, बस खत्म। कैसा लगा? मस्त है। हाँ, अगला करते हैं। टू बॉडीज M1, टू बॉडीज ऑफ मास M, ओके, each are placed r distant apart. In another system, two bodies of mass 2m and are placed r by 2 distance apart. If F be the gravitational force between the bodies on the first system, in the first system, then the gravitational force between the bodies in the second system. ओके चलो, जब हम फर्स्ट सिस्टम की बात करेंगे तो फोर्स हमारा क्या होगा? एक मिनट, हम इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेते हैं और बढ़ गई। जी एम, और जिस दूसरे का मास भी एम है तो उसका भी मास एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा पहला फोर्स है। ओके, जब पहले सिस्टम की बात हो रही, सेकेंड सिस्टम में हमने फोर्स मान लिया F2, ठीक है, ये नॉर्मल एफ है। हम सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं। सेकेंड सिस्टम में फोर्स हमारा जो F2 है उसकी बात हो जाएगी, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m की जगह अब हमें रखना पड़ेगा 2m, मतलब 2m इसका भी मास हो गया और दूसरी वाली बॉडी का भी 2m मास हो गया, अपॉन डिस्टेंस जो है वो r है, r अपॉन 2 है, इसका स्क्वायर रख देंगे, चलो रख दो, करो। अब ऊपर क्या बचा? g इंटू 4m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो 2 है उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा ना। अरे भाई, याद है ना, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो डी ऊपर पहुंच जाता था, है ना? हाँ, या फिर अगर मान लो ये डी नहीं है और सिर्फ ए है और ये एक अलग फंक्शन है तो ये सी ऊपर पहुंच जाता था, ठीक है। चलो, तो 4 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये वाला 4, 4 हो जाए 16, 16 जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। अब इतना देखो जरा, ये क्या है हमारा? पहले वाला एफ है, पहले वाला ये एफ ही तो है, ये एफ की वैल्यू तो थी, तो हम इक्वल में क्या लिख सकते हैं? 16 तो 16 एफ लिख सकते हैं, और ये F2 हमारा क्या था? न्यू वाला फोर्स, तो 16 एफ आंसर आ गया, खत्म। समझे? हाँ, ये थे क्वेश्चन। अब आते हैं आगे। ये केपलर लॉ पे है, ठीक है, चलो। केपलर लॉ हमने बताया नहीं बताया है, कोई बात नहीं। ओके, अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट करेक्ट? इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑल द बॉडी इन यूनिवर्स, बिल्कुल सही है ये तो। इट इज डोमिनेंट फोर्स बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडी, बिल्कुल सही है भाई, जिसका मास ज्यादा होगा सेलेस्टियल बॉडी का मतलब जो उनके पास मास ज्यादा होगा तो उनका फोर्स भी ज्यादा होगा। इट इज नेग्लिजिबल फोर्स फॉर एटम्स, ये भी बात सही है। इट इज सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडी इन द यूनिवर्स, ये गलत है भाई। जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका फोर्स भी कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका फोर्स भी ज्यादा होगा, जिसके बीच में डिस्टेंस अलग हो, भाई डिस्टेंस अलग हो जाएगी, मास अलग हो जाएगी, कितने सारे पेयर बन सकते हैं, मतलब फोर्स तो सभी के लिए सेम नहीं है भाई। ये तो जी की वैल्यू तो है नहीं, जो अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, है? जी की वैल्यू तो है नहीं, ये तो फोर्स है, और ये डिपेंड करता है मास और रेडियस पे, सॉरी मास और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट पे, किसी का मास ज्यादा किसी का मास कम तो वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो बात है, ये क्वेश्चन है, इसका हमने देखो बताया नहीं है, बट हमें एक बार बता देते। केपलर लॉ होता है, केपलर साहब थे एक, उन्होंने कहा था कोई भी बॉडी अगर सन के आसपास घूमेगी, ये सन है हम लोगों का, कोई प्लेनेट अगर सन के आसपास घूमेगा तो हमेशा ऑप्टिकल पार्ट, ऑर्बिट जो होगा उसका, वो हमेशा कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा, ठीक। इलिप्टिकल, ओके आगे, हाँ इलिप्टिकल शेप का होगा, ठीक, पहली बार। अब इलिप्स में हम लोगों को पता है, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस पे सन रहेगा, दूसरे फोकस पे नहीं पता। जो प्लेनेट होगा, प्लेनेट हम पी लेते हैं उसका नाम, वो क्या होगा? इक्वल टाइम में, देखो पहला लॉ तो ये हो गया, सेकेंड लॉ उन्होंने कहा था इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। अब स्वीप का मतलब समझाते हैं, देखो उसने कहा यहाँ पर क्या होगा, लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेनेट ने एक 2 दिन लिए चलने में, इतना एरिया, और ये आर एरिया है, ए है एरिया, और टाइम लिया उसने टी, T1 ले लिया, A1 एरिया T1 टाइम।
आप सोचो यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में एरिया, अब वो हुआ A1, तो टाइम भी इसे A1 लेना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको टाइम ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि भाई सोचो इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और एरिया सेम ही रखना है और टाइम भी सेम रखना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे करके इक्वल टाइम में इक्वल एरिया अगर सब स्वीप करना है, मतलब कि जो प्लेनेट होगा वो किसी भी टाइम पे चल रहा होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसके कहने का सिर्फ एक मतलब है, ठीक। तीसरा आता था जिसकी इक्वेशन आती थी हमारी भाई इधर चलो, टाइम इक्वल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब। ये आर होता था हमारा रेडियस ऑफ द प्लेनेट और ये टी होता था टाइम जो कि इसको इस इसमें लग रहा था, जो कि सन के अराउंड घूमने में लग रहा था, ओके, एक पीरियड में लग रहा था। अब इसी वाली इक्वेशन से ये पूछा गया है, देखो दो प्लेनेट है, सन के आसपास घूम रहे, सर्कुलर ऑर्बिट है, इलिप्टिकल सर्कुलर, उनके हिसाब से सेम ही चल रहा है, इतना भी उनके डीप में नहीं जा रहे हैं। देयर रेडियस ऑफ ऑर्बिट R1 आर है, दूसरे की रेडियस 4R है। रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का रेशियो क्या होता है देखो, इसका टाइम पीरियड होगा टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, दूसरे वाले का जो होगा टाइम पीरियड वो टी स्क्वायर इक्वल टू 4R का क्यूब होगा। डिवाइड दे देंगे, आर का आर हटाएंगे तो ये देखो ये ऐसा रहेगा, आर क्यूब से आर क्यूब उड़ गया, इसका क्यूब करेंगे तो 1/64 हो जाएगा। और उसने पूछा T1/T2 वैल्यू, उसने टी स्क्वायर अपॉन टी टू वैल्यू नहीं पूछी, टी स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी, T1/T2 की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्क्वायर को दोनों को हटाएंगे इधर पे, ऐसा हम कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, होल स्क्वायर लगाकर इक्वल टू 1/16 लिखेंगे, 64 लिखेंगे और स्क्वायर हटाएंगे, देन अंडरवुड लगाएंगे और 64 का स्क्वायर अंडरवुड हमारा 8 होता तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म, बस खत्म। इतना टाइम लगा भाई, देखो इतना टाइम लगा। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो बताना भाई, और नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी आप लोगों के ऊपर। चलो बाय।